हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी जानते हैं कि इस देश में कैबिनेट ने जो कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स है उसने कास्ट सेंसस जो नेशनल सेंसस होगा उस सेंसस के साथ ही कास्ट सेंसस कराने का भी निर्णय लिया है, जो काफ़ी ही अहम है। और मैं बधाई देना चाहता हूं सरकार को और सभी लोगों को जिन्होंने इस डिमांड को रखा, खास करके भारत की जनता को जिसने इस डिमांड को रखा था, इस मांग को रखा था सरकार के सामने कि इस देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए। कितने राज्यों ने किया भी, हालांकि उस पर एक अलग ही विवाद है कि वो क्या है, सर्वे है या कास्ट सेंसस है। लेकिन एक दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा जो काफ़ी अहम है। मतलब कुछ लोग तो इसका विरोध कर रहे थे, भारत में कुछ लोग हैं, कुछ जातियां हैं, कुछ जातीय समूह हैं जो इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन हम ये मानते हैं कि किसी भी देश में, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में, खास करके जहाँ संवैधानिक व्यवस्था हो और संविधान के अंदर न्याय की परिकल्पना की गई है। खास करके जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वी द पीपल ऑफ इंडिया के साथ साथ उनके जस्टिस की बात की गई है, वो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। और आप ये भी जानते हैं कि ओवरऑल अगर हम देखें इस देश में तो मेजोरिटी में हिंदू हैं, और मेजोरिटी में हिंदू होने के साथ साथ उनकी उनके हिंदुओं की एक सबसे बड़ी खासियत है, वो है उनकी जाति व्यवस्था। कोई कितना भी डिनाई करे वो सच्चाई है। कितना भी मुंह पर आप कहें कि हम जातिवाद नहीं मानते हैं, लेकिन जातिवाद ऐसा रोग है इस देश का जो कहला कहने के लिए तो आप कहते हैं कि हम जातिवादी नहीं हैं, लेकिन आप सारे कार्य उसी के हिसाब से करते हैं। और वो केवल इतना ही तक नहीं है, उसने शोषण को एक संस्थागत रूप दिया है। शोषण या शोषणकारी व्यवस्था को, अन्याय को एक संस्थागत रूप दिया है। उसको आप केवल धर्म के आधार पर नहीं समझ सकते, वो अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म बिल्कुल अलग चीज होती है और धर्म, ऑर्गेनाइज रिलीजन बिल्कुल अलग चीज होती है। इस डिफरेंस को भी समझने की जरूरत है। अध्यात्म में आप सत्य की खोज करते हैं दुनिया से बिल्कुल अलग हटकर, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइज रिलीजन की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वहाँ पर भगवान का सहारा लिया जाता है, गॉड का सहारा लिया जाता है, उस इंटरनल यूनिटी को बनाए रखने के लिए जहाँ पर शोषण होता है। ये हर रिलीजन का खासियत है, वो केवल हिंदुइज्म का नहीं है, ये इस्लाम का भी है, ये क्रिश्चियनिटी का है। ये ऑर्गेनाइज रिलीजन जो होते हैं वो हायरार्की को जस्टिफाई करते हैं और उस हायरार्की में शोषण होता है। और हिंदू धर्म के अंदर जो शोषण की व्यवस्था है वो जाति से आती है। इस जाति की वजह से बहुत सारे लोग अपने मूलभूत सुविधाओं से वंचित होते हैं। जिनके पास धर्म के हायरार्की में उच्च स्तर प्राप्त है, उनको बिना किसी खास स्ट्रगल के सारे विशेषाधिकार मिलते हैं, सारे संसाधनों पर उनको हक मिलता है। उनके पास एक सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कैपिटल होता है, उनको अधिक श्रम नहीं करना पड़ता। उसी कैपिटल के आधार पर वो कहते हैं कि हम बहुत बड़े जानकार हैं, हम बहुत बड़े बौद्धिक वर्ग हैं, हमारे अंदर जाति खत्म हो गई है। लेकिन उनके प्राइवेट और उनके उनके रिचुअल्स में, बात व्यवहार में जब बात आएगी उनके उसकी, तो वो उस जाति के घमंड को बहुत बड़े स्तर पर परफॉर्म करते हैं, दिखाते हैं। यही नहीं, यही नहीं, वो शोषण को जस्टिफाई करते हैं जो आज का समाज सिरे से खारिज करता है। वो मुंह पर आपके कहेंगे कि हम बहुत बड़े उदारवादी हैं, हम बहुत बड़े अधिकारों के पोषक हैं, लेकिन उनके व्यवहार और विचार में आप साफ साफ देखेंगे कि आज भी वही प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो आज से 1000 और 2000 साल पहले प्रचलित था। अब सवाल ये है, और हिंदू धर्म, खास करके हिंदू धर्म या किसी भी धर्म की बात करें जो शोषणकारी व्यवस्था पर आधारित है, जो शोषण पर आधारित है,
आप ये नहीं कह सकते कि हिंदू धर्म है और उसमें जो भी शोषण है उसको आप ऐसे ही सिरे से खारिज कर देंगे। न्याय के ऊपर आपका धर्म नहीं हो सकता, और धर्म भी जुड़ा हुआ है आप कह सकते हैं कि वो भौतिकवादी चीज़ों से। रिलीजन का सहारा लिया जाता है शोषण को बनाए रखने के लिए, रिलीजन का सहारा। और जब हम शोषण की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई शोषण करने वाला होगा और कोई ना कोई शोषित होगा, ये कौन नहीं जानता है। अब सवाल ये है कि आखिर जातीय जनगणना क्यों जरूरी हो गया इन परिस्थितियों में। तो इसलिए जरूरी हो गया कि वर्षों से, सालों से इस जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कुछ जातियों का, कुछ जातीय समूहों को वंचित रखा गया उनके अधिकारों से। इस संविधान में, भारत के संविधान में समानता की बात है, न्याय की बात है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात है, लेकिन धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर उनको उनसे वंचित रखा गया। अब सवाल ये है कि इस सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय या समता के अधिकार को कैसे लागू किया जाए, कैसे पूरा किया जाए। अब मेरा सवाल ये है, जो लोग ये कहते हैं कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, तो क्या जातीय जनगणना से पहले, या जो लोग रिजर्वेशन का सवाल उठाते हैं कि रिजर्वेशन जाति पर आधारित नहीं होना चाहिए, उस सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन पर नहीं होना चाहिए, उसके लिए आर्थिक होना चाहिए, आर्थिक आधार होना चाहिए, क्या सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन आर्थिक नहीं है? क्या ये सच नहीं है इस देश में कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से वही जातियां पिछड़ी हुई हैं और वही वो लोग हैं जो आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं? अगर उनके पास अर्थ होता तो शायद सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ी नहीं होती। तो जो आर्थिक रूप से पिछड़ा है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ा है। अब कुछ लोग उच्च जातियों में अगर गरीब हैं तो उन्हीं को आप आधार बना करके ये कहें कि आर्थिक आधार पर ही आरक्षण होना चाहिए, ये तो आपके मानसिक दिवालियेपन को दिखाता है ना। ये तर्क ही गलत है, क्योंकि जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है, आप डेटा उठा करके देख लीजिए ना, ऑक्सफैम का या भारत सरकार का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आता है उसको उठा के देखिए ना। देयर आर नंबर ऑफ पेपर्स इन पब्लिक डोमेन विच यू कैन रीड। आप देख सकते हैं कि इस देश में आर्थिक रूप से भी वही पिछड़ा है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। और आप ये कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अगर आर्थिक आधार पर होगा तो कभी भी आप जाति की समस्या का निदान नहीं निकाल सकते। और इस देश की बड़ी ट्रेजेडी है कि बड़े बड़े विद्वान अपने आप को कहने वाले लोग जाति की समस्या को कभी समझने का प्रयास नहीं करते, जाति के सवाल को लेना नहीं चाहते, उसको इंगेज नहीं करना चाहते। ये इंटेलेक्चुअल बैंक्रप्सी है, ये मानसिक और बौद्धिक दिवालियेपन की स्थिति है कि इस देश में बड़े बड़े बौद्धिक वर्ग अपने आप को बौद्धिक कहता है, लेकिन शोषण, अन्याय, वंचितकरण, इन सवालों को वो इंटरटेन ही नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता है कि सवाल उठे, और ये इसलिए नहीं चाहता, ये महज मतलब कोई महज कोई ऐसी सिंपल चीज नहीं है जिसे आप इग्नोर कर दें। वो इंटेंशनली नहीं चाहता है कि जातीय शोषण का सवाल कोई सवाल बने। वो नहीं चाहता है कि कोई जातीय अन्याय का सवाल उठाए, वो नहीं चाहता है कि कोई शोषण का सवाल उठाए, क्योंकि वो उठाने से लोगों में जागरूकता आएगी, वो अपना अधिकार मांगेंगे और कहेंगे कि समाज में संविधान ने समानता लागू करने की बात कही है और हमको समानता नहीं मिल रही है, हमें अपना अधिकार दो। वो उस शोषण को समझने लगेगा। इस देश के जो बौद्धिक वर्ग हैं उन्होंने बहुत बड़ा अन्याय किया है,
उनके मानसिक दिवालियेपन को आपको समझना होगा। उनका भी एक जाति है जो कहता है कि हम जाति में विश्वास नहीं करते हैं, जो कहता है कि हम जातिवादी नहीं हैं। असल में वो जाति के सवाल को ही दबा देना चाहता है और उस रूप में वो अपने वर्ग और जातीय विशेषाधिकार को बनाए रखना चाहता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप ऐसे नागरिक हैं भारत के जो जागरूक हैं, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो मानवाधिकार में विश्वास रखता है, जो शोषण विहीन समाज बनाने में विश्वास रखता है, जो शोषण को खत्म करना चाहता है, जो सामाजिक समरसता चाहता है, जो न्यायप्रिय है, वो ये चाहेगा कि जाति अगर इस देश की सच्चाई है, जाति पर आधारित हमारा शोषण है, जाति आधारित हमारा अन्याय है, जाति के आधार पर ही ये तय होता है कि किसको समाज में इज्जत मिलेगा और किसको नहीं। अंबेडकर जैसा विद्वान, इतना बड़ा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो कितना भी पढ़ जाएगा लेकिन उसको उसके जाति से ही देखा जाएगा। अगर ऐसा है इस देश में कि जाति ही सबसे बड़ी सच्चाई है, जो आज हिंदुत्व की लोग बात करते हैं, उस हिंदुत्व का कोर क्या है, कोई बताएगा हमको? उस हिंदुत्व को बनाए रखने का आधार क्या है? और जातीय संरचना है। जिस जातीय संरचना में कहता है कि इस देश में 4 वर्ण या जातियां हैं, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है और एक शूद्र है। ये वो जातियां हैं जो इनके स्क्रिप्चर्स बताते हैं। और उसके बाद एक अनटचेबल भी है, उसके बाद एक अनटचेबल भी है जो 5वां ग्रुप है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो ग्रुप्स हैं, जिनको ये लोग ऐसे वो करते हैं, जिनको जेफरलोट कहते हैं कि दिस इज द ऑर्गेनिसिस्ट व्यू ऑफ हिंदू सोसाइटी, जिसमें ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि ये बॉडी है और बॉडी अगर ओवरऑल एक बॉडी हम मान लें, इसको मान लीजिए हिंदुत्व है, हिंदू हैं, तो ये सारे बॉडी मिलकर ही ये शरीर बनाते हैं। तो मतलब ये हायरार्की मेंटेन रहना चाहिए। ये अंग का मतलब क्या हुआ? अंग का मतलब मुंह से ब्रह्मा पैदा हुए, ये ब्राह्मण पैदा हुए, मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। अब इन लोगों ने इस पूरे शरीर में अंगों की ऊंचता और नीचता का भी कैटेगराइजेशन कर दिया। एक अंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा अंग ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुंह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि पैर जो सिंबॉलिकली हम ये नहीं मानते हैं, उनके हिसाब से जो पैर से पैदा हुआ है वही पूरे सोसाइटी को श्रम करके खिलाएगा, लेकिन उसके श्रम की कीमत नहीं, वो अछूत हो जाएगा, अनटचेबल हो जाएगा। तो एक मायने में हम कह सकते हैं कि ये जो कास्ट सिस्टम है, जिसको रिलीजन का नकाब पहनाया गया है, ये एक पावर स्ट्रक्चर है। और उस पावर में कुछ लोगों को दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर, मतलब वो परजीवी बनकर रहना चाहते हैं। दे आर पैरासाइट्स। और परजीवी वो लोग होते हैं जो दूसरे के श्रम पर जीवित रहते हैं। वो अपना प्रिविलेज, विशेषाधिकार बनाए रखना चाहते हैं, संसाधनों पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि जो इस सोशल स्ट्रक्चर में नीचे के लोग हैं वो ऊपर आकर के सत्ता में काबिज हो जाए। वो सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। तो इस धर्म के आड़ में असल में सत्ता की राजनीति है। इसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है। अगर अध्यात्म की बात करें, धर्म की बात करें, तो निश्चित तौर पर वो न्याय की बात करेगा। लेकिन यहां न्याय की बात नहीं है, अन्याय को बनाए रखने की बात है। और इसमें जाति व्यवस्था सबसे मूल में है। तो अगर इस अन्याय को खत्म करना और संविधान का शासन लागू करना है, न्यायप्रिय शासन व्यवस्था बनानी है, न्यायप्रिय समाज बनाना है, तो बताइए कि जाति तो लोग खत्म नहीं करना चाहेंगे,
जाति को खत्म करने के लिए कितने आंदोलन हुए इस देश में, और वैसे लोग जो हिंदू 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 की बात करते हैं कितने कितने आंदोलन किए कि जाति व्यवस्था खत्म हो। कितने लोगों ने कहा कि जाति व्यवस्था खत्म हो। वो जाति व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। और अगर जाति व्यवस्था को आप बनाए रखना चाहते हैं तो फिर जातीय जनगणना में दिक्कत क्या है? क्या जातीय जनगणना होने से समाज में विभाजन पैदा होगा? तो हमारा सवाल यह है कि तब जाति जनगणना से पहले आपके यहां जाति नहीं थी? जातीय शोषण नहीं हो रहा था? जातीय अन्याय नहीं हो रहा था? या अन्याय दबा हुआ था? आज जो खुलकर के आ रहा है, लोग आवाज उठा रहे हैं, उसके लिए न्याय मांग रहे हैं। तो क्या आप मानते हैं कि जातिवाद बीमारी है, जातीय शोषण बीमारी है, जातीय अन्याय बीमारी है? और अगर बीमारी है तो इसका निदान क्या है? इसका निदान ये है क्या कि इसको इग्नोर कर दें, इस पर चर्चा ही नहीं करें, इस पर सवाल ही ना उठाएं, इस पर बहस ही नहीं करें, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन माने ही नहीं? और यही तो होता रहा है आज तक, ऐतिहासिक तौर पर यही होता रहा है कि हिंदू धर्म के नाम पर इसको बनाए रखा गया। उस बनाए रखने का एक सलीका और तरीका ढूंढा गया जिसमें कुछ जातियों को केवल बेनिफिट मिलते रहे, रिसोर्सेज पर कब्जा हो, शासन व्यवस्था पर कब्जा हो, सत्ता पर कब्जा हो, और आपको और पिछड़े समाज को मूर्ख बनाया जाता रहे कि आप जो पिछड़े हैं वो किसी भगवान की देन है, किसी दैवीय शक्ति का देन है। जब ये लोग समझने लगे, जो पिछड़े दलित ये समझने लगे, तो अधिकार मांगने लगे। वो बोलने लगे कि हमें सब अधिकार मिलना चाहिए, हमारा शोषण किसी धर्म और भगवान की वजह से नहीं, लेकिन कुछ लोगों के बनाए गए व्यवस्था के कारण हुआ है। और उसमें धार्मिक व्यवस्था सबसे बड़ी व्यवस्था है जिसने शोषण को आधिकारिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर संस्थागत बनाया। तो उसका निदान क्या होगा? उसका निदान तभी होगा जब आप जानेंगे कि इस समाज में कितने जातियों की संख्या है, कौन कौन लोग हैं, कैसे पॉलिसी बनेगी। तो उसके लिए जाति जनगणना जरूरी है। और हमने जो सवाल उठाया उस सवाल को बड़ा ही शांत तरीके से आप सोचिए और हमको बताइए उसका जवाब आपके पास है क्या? उसका जवाब है क्या आपके पास? नहीं है। और कुछ लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि लोगों की डेमोक्रेसी में जब संख्या पता चल जाएगी तो अपने राइट को एसर्ट करेंगे, वो उस अनुपात में अपने संसाधनों को मांगेंगे। तो भाई आप न्याय प्रिय तो नहीं हो सकते ना। आप अगर 10% हैं और 10% आपको होने का ये गर्व है कि हम 90% संसाधनों पर कब्जा रखें, तो आप न्याय प्रिय तो नहीं हो सकते। आप संविधान की व्यवस्था में विश्वास करने वाले तो नहीं हो सकते। आप गैर संवैधानिक हैं, न्यायहीनता है आपके अंदर, आप डर रहे हैं। जब लोग अवेयर हो रहे हैं, और निश्चित तौर पर किसी भी देश के सत्ता तंत्र में कुछ एक छोटा समूह होता है, ओलिगार्की होता है, जो पूरे संसाधनों पर कब्जा किए रखता है, मानता है कि हम ही सबसे बड़े बौद्धिक वर्ग हैं, हम सबसे अधिक एडुकेटेड हैं, हमारे अंदर मेरिट है। मेरिट नहीं, ये विशेषाधिकार है, ये शोषण है, अन्याय है, जिसके बदौलत आप इतने दिनों से सत्ता और संसाधनों पर कब्जा बनाए रखे हैं। लेकिन समय आता है हर व्यक्ति का, और वो जब जागरूक होता है, उसको शिक्षा मिलती है, जब आलोचना करना सीखता है, सवाल उठाना सीखता है, तो जब अपना हक मांगता है, तो आपके अंदर ये बेचैनी होती है, और आपके अंदर ये बेचैनी हो रही है। तो दोस्तों, इस देश में अगर मुकम्मल डेमोक्रेसी बनाना है, न्याय आधारित शासन व्यवस्था लागू करना है, न्याय आधारित संवैधानिक व्यवस्था बनाना है, क्योंकि संविधान है वो न्याय की परिकल्पना करता है, लेकिन न्याय नहीं है इस देश में, अन्याय है। और उनके साथ सबसे अधिक है जो बहुसंख्यक हैं। यहाँ बहुसंख्यक का मतलब हम ये नहीं कह रहे कि उनको तानाशाही का अधिकार है, लेकिन उनका वाजिब जो हक है वो तो मिलना ही चाहिए। उस हक की लड़ाई है जातीय जनगणना। और निश्चित तौर पर ये जो घोषणा हुई है उसमें अभी लंबी दूरी तय करनी है, तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। लेकिन इस बात को समझिए कि जातीय जनगणना निहायत आवश्यक है इस देश में, और जब तक ये नहीं होगा तब तक एक मुकम्मल न्याय आधारित समाज इस देश में नहीं बन सकता है। संविधान में जो न्याय की परिकल्पना है वो पूरी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो पर अपना विचार भी व्यक्त करें और हमें बताएं कि और किन एस्पेक्ट्स पर, किन सवाल
उस सवालों से आप जूझ रहे हैं, उस सवालों को भी हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।